नमस्कार दोस्तों, आज हम सेक्शन 17 पढ़ेंगे CGST एक्ट का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सेक्शन 17 ऑफ CGST एक्ट का सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सबसे पहले सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर आप गुड्स और सर्विसेज इनपुट गुड्स और सर्विसेज यूज करते हैं बिजनेस पर्पस के लिए तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, और अगर आप अदर पर्पस के लिए नॉन बिजनेस पर्पस के लिए अगर यूज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को तो उसका ITC आपको नहीं मिलेगा। एक बार रीड कर लेते हैं सबसेक्शन क्या कहता है। तो वेयर द गुड्स और सर्विसेज बोथ आर यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन partly for the purpose of business or partly for other purpose, the amount of credit shall be restricted to so much of the input tax credit attributable to the purpose of business। तो जो जितना ITC आप यूज करेंगे बिजनेस पर्पस के लिए उसी का सिर्फ आपको ITC मिलेगा, और बाकी लैप्स हो जाएगा वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? तो सबसेक्शन 2 ये कहता है कि आप इनपुट गुड्स और सर्विसेज लेते हैं और उसको यूज करते हैं टैक्सेबल सप्लाईज के लिए। जितनी आपकी टैक्सेबल सप्लाईज है उसके लिए अगर आप यूज करते हैं तो उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, और एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक बार रीड कर लेते हैं सबसेक्शन क्या कहता है। Where the goods or services of both are used by the registered person partly for taxable supplies and partly for exempt supplies under the said act, the amount of credit shall be attributable to so much of the input tax credit attributable to the said taxable supplies including zero rated supplies। जीरो रेटेड सप्लाई को यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई माना गया है, वो एग्जेम्प्ट नहीं मानी जाती है। तो इसलिए अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई के लिए भी अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो आपको उसका ITC मिल जाएगा। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? सबसेक्शन 3 में यही बोला गया है कि जो हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाईज होती है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी। एक तो वो जो हम इनपुट सर्विस या लेते हैं जिसमें हमें रिवर्स चार्ज में टैक्स देना होता है उसको भी एग्जेम्प्ट सप्लाई माना जाएगा। ट्रांजैक्शन इन मनी और सेल ऑफ लैंड जो होगा वो एग्जेम्प्ट है, तो ये भी हमारे एग्जेम्प्ट सप्लाई मानी जाती हैं। इसके लिए अगर यूज होता है तो ITC नहीं मिलेगा। सबसेक्शन 4 में एक ऑप्शन दिया गया है बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को। हाँ दोस्तों, तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो अपने जो भी इनपुट सर्विसेज होंगे, उनके इनपुट सर्विसेज होंगे, इनपुट गुड्स और इनपुट सर्विसेज, तो वो उसका 50% जो भी उनकी एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट होंगे इनपुट पे, इनपुट कैपिटल पे और इनपुट सर्विसेज पे, तो उसका 50% वो क्रेडिट ले सकते हैं, और 50% क्रेडिट जो है उनका लैप्स हो जाएगा, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये एक ऑप्शन है उनके पास बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी engaged in supply services by way of accepting deposit, extending loans or advances shall be the options to either comply with the provision of subsection 2 or avail every month an amount equal to 50% of eligible input tax credit on input capital goods or input services in that month and rest shall be lapsed। तो ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि दोस्तों क्योंकि इनकी जो आउटपुट सर्विसेज होती है मैक्सिमम एग्जेम्प्ट होती है, जो इनकी इंटरेस्ट इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है, तो इसलिए इनको ये सेकंड बेस्ट ऑप्शन दिया गया है, ताकि जो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट को इनको, क्योंकि देखो इनकी जो मैक्सिमम सर्विस एग्जेम्प्ट होती है, कुछ एक सर्विसेज जैसे प्रोसेसिंग फी और लीगल डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होती है, वही सिर्फ इनकी टैक्सेबल सर्विस होती है। तो इनके लिए दोनों ऑप्शन है, नॉर्मल कोर्स में भी ले सकते हैं और ये सेकंड ऑप्शन भी ले सकते हैं, 50% क्रेडिट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक बार ही अगर इन्होंने ये ऑप्शन ऑप्ट कर लिया तो ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, और इनका लिए एक रिस्ट्रिक्शंस है। एक ऑप्शन ये है कि ये जो 50% का जो रिस्ट्रिक्शंस है ये अप्लाई नहीं होगा अगर एक टैक्सेबल पर्सन दूसरे टैक्सेबल पर्सन को सर्विस दे रही है और वो दोनों पर्सन जो है सेम पेन पे रजिस्टर्ड है, तो उस केस में 50% का रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं होगा और उसका 100% क्रेडिट जो है मिल जाएगा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं सबसेक्शन 5 जो है ब्लॉक्ड क्रेडिट का। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है।
तो सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 17 ब्लॉक्ड क्रेडिट क्या कहता है? ये कहता है कि सबसेक्शन 5 में जो चीज़ें एक लिस्ट दी गई है कि इन चीज़ों का जो है क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो देखते हैं वो चीज़ें क्या है। सबसे पहले आता है क्लॉज ए। क्लॉज ए कहता है कि मोटर व्हीकल्स अगर आप की सर्विसेज लेते हैं, मोटर व्हीकल अगर आप लेते हैं, पैसेंजर मोटर व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी नॉट मोर देन 13% की है, यानी कि उसकी सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 सीट से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में जो है आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मोटर व्हीकल जिसकी कैपेसिटी मोर देन 13% की है तो आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन ये है कि अगर आप मोटर व्हीकल परचेज करते हैं फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल के लिए तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। या आप मोटर व्हीकल परचेज करते हैं फॉर यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विसेज में आपको यूज करते हैं उसको, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। या अगर आप मोटर व्हीकल को यूज करते हैं लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए तो आपको उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। उसके बाद आता है क्लॉज डबल ए। क्लॉज डबल ए कहता है अगर आप वेसल्स एयरक्राफ्ट की सर्विसेज लेते हैं तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। और यहाँ पे भी एक्सेप्शन है जो कि कहता है कि अगर आप व्हीकल और एयरक्राफ्ट की सर्विस लेते हैं फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वेसल्स एयरक्राफ्ट के लिए तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। या ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर के लिए यूज करते हैं तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। या फिर आप ट्रेनिंग देने के लिए यूज करते हैं वेसल्स को या एयरक्राफ्ट को तो आपको उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा। सब क्लॉज 2 कहता है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए अगर आप वेसल्स या एयरक्राफ्ट को यूज कर रहे हैं तो आपको उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा। उसके बाद आता है क्लॉज ए बी। क्लॉज ए बी कहता है कि क्लॉज ए और क्लॉज डबल ए में जो आपने सर्विसेज लिया था और मोटर व्हीकल्स या वेसल्स ये एयरक्राफ्ट से रिलेटेड और आपको जिसका क्रेडिट नहीं मिला था उससे रिलेटेड अगर आप जनरल इंश्योरेंस की सर्विस लेते हैं या इनकी सर्विसिंग की सर्विस लेते हैं या रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस लेते हैं तो आपको उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे प्रोवाइजो है कि इसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा अगर आप इन सर्विसेज को यूज करते हैं फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर आप सर्विस लेके और फिर फर्दर सप्लाई करते हैं सेम सर्विसेज तो आपको इसका आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद क्या कहता है क्लॉज 2, अगर आप ये सर्विसेज लेके मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चर करते हैं, वेसल्स एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर इन द सप्लाई ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल वेसल्स एयरक्राफ्ट तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। क्लॉज बी। क्लॉज बी कहता है कि पॉइंट नंबर 1 फूड एंड बेवरेजेस की सर्विस लेते हैं, आउटडोर कैटरिंग की सर्विस लेते हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस लेते हैं, हेल्थ सर्विस लेते हैं, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी की सर्विस लेते हैं या आप लीजिंग रेंटिंग हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स वेसल्स और एयरक्राफ्ट की सर्विसेज लेते हैं तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन इसका एक्सेप्शंस है कि अगर आप ये सर्विसेज यूज करते हैं फॉर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। प्रोवाइजो है इसमें। प्रोवाइजो क्या कहते हैं कि अगर आप ये इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं तो आपको इसका आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा अगर आप आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई की जो सर्विस देते हैं वो सेम सर्विस दे रहे हैं तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट कहता है मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर अगर आप की सर्विसेज अगर आप लेते हैं तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट कहता है ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन तो उसकी अगर सर्विसेज लेते हैं तो आपको उसकी भी आईटीसी नहीं मिलेगा। इसमें एक प्रोवाइजो है जो ये कहता है कि अगर ये सर्विसेज एम्प्लॉय को देना ऑब्लिगेटरी है एम्प्लॉयर के लिए अंडर एनी लॉ किसी लॉ के तहत तो आपको इनका इनपुट टैक्स सर्विस जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। क्लॉज सी। क्लॉज सी ये कहता है कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी
के रिस्पेक्ट में अगर कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस लेते हैं तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस लेते हैं फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज के लिए, तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। क्लॉज डी ये कहता है कि अगर आप गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन आप खुद कर रहे हैं ऑन अकाउंट पे, तो आपको उस गुड्स और सर्विसेज का जो आईटीसी है वो नहीं मिलेगा। ठीक है। क्लोज ई क्या कहता है कि अगर आप गुड्स और सर्विसेज की सर्विस लेते हैं किसी कंपोजिशन डीलर से जो सेक्शन 10 को ऑप्ट करके कंपोजिट स्कीम में टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, तो आपको उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लोज एफ क्या कहता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन गुड्स और सर्विसेज परचेज करता है तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो इंपोर्ट कर रहा है गुड्स इंपोर्ट कर रहा है आउट ऑफ इंडिया से, तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को उसका आईटीसी मिल जाएगा। क्लॉज जी ये कहता है अगर आप गुड्स और सर्विसेज को यूज करते हैं फॉर पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लॉज एच ये कहता है कि गुड्स आपका अगर लॉस्ट हो जाता है, चोरी हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, या आप उसको राइट ऑफ कर देते हैं, या आपको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं या तो किसी को गिफ्ट देके या फ्री सैंपल अगर आप बांटते हैं, तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। या आप टैक्स पे करते हैं अंडर सेक्शन 74, सेक्शन 129 और सेक्शन 130 में, तो आपको उस जो पेमेंट करते हैं आप उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम आज की वीडियो खत्म करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।